हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो आज बेसिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एटम क्या होता है। एटम मतलब परमाणु। परमाणु क्या है, इनकी डिस्कवरी किसने की, मतलब किस ईयर में हुई। इनके बाद जो परमाणु की डिस्कवरी होने के बाद, मतलब जो एटम है इसकी डिस्कवरी होने के बाद और कौन कौन से साइंटिस्ट आए थे और उन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया था। तो आज इस लेक्चर में यही बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस किया था कि एलिमेंट का एटॉमिक मास बहुत आसानी तरीके से कैसे याद किया जाए। अगर आपने बेसिक सीरीज की शुरुआत नहीं की है या कर भी दी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, आप सीरीज वाइज उसकी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अभय चौरसिया, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल बीटा सर्कल पर। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं, और जो आज का टॉपिक है उसका नाम है परमाणु। परमाणु और परमाणु जिसे इंग्लिश में एटम कहते हैं। अब पहले इसका मतलब समझ लेते हैं कि एटम है क्या। देखिए, आप लोग एक कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाएं और जो चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है, वैसे है तो सारी इंपॉर्टेंट चीज़, आप उसको एक एक करके नोट करते जाएं, जिससे आपका नोट्स बेहतर तरीके से तैयार होगा और केमिस्ट्री आपको बहुत मजबूत होगी। तो चलिए हम लोग पहले समझते हैं कि परमाणु क्या है, मतलब एटम है क्या। अब एटम का अगर मतलब समझे, एटम, ठीक है, अगर एटम को ग्रीक भाषा में समझा जाए तो इसी एटम में जो ए है, ए का मतलब होता है नॉट, नॉट मतलब नहीं, और टम मतलब होता है डिविजिबल, डिविजिबल। अगर इसे ध्यान से समझाया जाए तो इसका मतलब क्या है, एटम वो है जिसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता है, मतलब इसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता है, इसको और डिविजिबल नहीं किया जा सकता है, वो एक एटम है, परमाणु। तो समझ में आ रहा है कि ये एटम है क्या। पहली चीज समझ लेते हैं परमाणु होता कैसे, इसकी संरचना समझ लेते हैं। परमाणु में आपको पता है कि इसके बीचों बीच क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, मतलब नाभिक होता है। नाभिक के चारों तरफ सेल होते हैं, मतलब इनकी कक्षाएं होती हैं, इनकी कक्षाएं होती हैं। तो ये चीज तो आपको पता है कि इनको जो बीचों बीच है वो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इनके बीचों बीच जो नाभिक है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और इनकी जो कक्षाएं हैं, इन कक्षाओं मतलब सेल में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो ये चीज बताने के लिए कौन कौन आए थे, तो सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं परमाणु। परमाणु मतलब एटम। एटम की डिस्कवरी किसने की, ये क्या है, ये पूरा एक एटम है, ये पूरा एक एटम है। इसकी डिस्कवरी करने 1803 में, सुनिएगा, 1803 में जॉन डाल्टन, इनका नाम है जॉन डाल्टन 1803 में इन्होंने बताया था कि परमाणु एक अति सूक्ष्म कण है जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता है, मतलब ये अविभाज्य है और इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। किसने बताया था, जॉन डाल्टन ने बताया था 1803 में। जो डिस्कवरी किसने की थी, जॉन डाल्टन ने ही की थी। जो कि आज हम लोगों को पता है कि जो जॉन डाल्टन ने 1803 में बताया था, ये उस समय तो फॉलो किया जा रहा था कि लोग जानते थे कि हाँ एक परमाणु है, परमाणु को और विभाजित नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये सही नहीं है। आज हम लोग जो पढ़ते हैं वो इनके 3 मूल कण पढ़ते हैं, मतलब क्या है, परमाणु को और भी डिवाइड किया गया है। वो किसमें डिवाइड किया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वैसे परमाणु को और भी भागों में विभाजित किया गया है, लेकिन हमारे जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो 3 हैं। मतलब अगर इसे हिंदी में कहा जाए तो कहेंगे मूल कण, मूल कण। अगर इंग्लिश में कहा जाए तो फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो ये हमने बात की थी मूल कण। तो हमारे मूल कण कितने हैं, 3 हैं। तो जॉन डाल्टन ने क्या कहा था 1803 में कि परमाणु एक अति सूक्ष्म कण है जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो जिनके बीचों बीच वाला जो पार्ट है, मतलब परमाणु है, इनके बीचों बीच जो पार्ट है, इसे न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है।
न्यूक्लियस कहते हैं। अगर हिंदी की बात किया जाए तो इसे नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक, इसे नाभिक कहते हैं। तो इसके बीचों बीच जो पार्ट है इसे नाभिक मतलब न्यूक्लियस कहते हैं, और इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि आज हम लोग पढ़ते हैं, ये आज हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन पहले सारी चीजें तुरंत नहीं पता चल गई थी। और इनके चारों तरफ कौन मूव करता है? इलेक्ट्रॉन, 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 ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो चलिए, अब तो ये बात हो गई कि सर जो डिस्कवरी है वो जॉन डाल्टन ने 1803 में किया था, और उन्होंने बताया था कि जो एटम है ये एक अति सूक्ष्म मतलब बहुत ही छोटा सा पार्टिकल है, इसको और नहीं छोटा किया जा सकता है, जो कि ये चीज सही नहीं था। अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो जो चौक होती है ना, चौक, तो चौक को अगर आप तोड़ने के बाद जो सबसे छोटा पार्ट निकली जिससे और आप नहीं तोड़ सकते हो, वही हमारा परमाणु है, ठीक है। या दूसरा एग्जांपल देख लेंगे, जो लड्डू होता है, बूंदी के लड्डू, तो जो बूंदी होती है, आप एक बूंदी निकाले, उसको तोड़ करके एक बूंदी निकाली जिससे आप और नहीं तोड़ सकते, तो वो हमारा परमाणु है। लेकिन इनके अंदर भी हमारे जो मूल कण हैं, जो मूल कण मतलब फंडामेंटल जो पार्टिकल्स हैं, वो 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इतनी बात समझ में आई है? तो एक काम करिए, पहले इसे नोट करिए। अब हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, या जो हमारा न्यूक्लियस है इसकी डिस्कवरी किसने की है। तो पहले गाइस इसे नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक है स्क्रीनशॉट गाइस, नोट हो गया है, इरेज किया जाए। चलिए, तो गाइज अभी हम लोगों ने एटम की डिस्कवरी किसने की ये देखा, और इनके कुछ मूल कण मतलब फंडामेंटल पार्टिकल्स भी डिस्कस किया कि इनके फंडामेंटल पार्टिकल्स 3 हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन आज जो हम लोग एक साथ पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, लेकिन आज जो हम लोग तो एक साथ पढ़ लेते हैं, बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं, लेकिन इनको डिस्कवर करने में बहुत टाइम लगा था, और अलग अलग साइंटिस्ट ने इन सब की डिस्कवरी की। जॉन डाल्टन ने सारी चीजें नहीं बताई थी कि नाभिक है इनके बीचों बीच, और नाभिक मतलब न्यूक्लियस, और इनके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और नाभिक के चारों ओर मतलब न्यूक्लियस के चारों ओर हमारी कक्षाएं हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बताया था। तो चलिए, अब हम लोग जरा इनके अंदर के बारे में समझेंगे कि परमाणु की डिस्कवरी करने के बाद और कौन से साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने इसके अंदर की डिस्कवरी की। जो सबसे पहले जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उनका नाम है रदरफोर्ड। क्या है? रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। अब रदरफोर्ड ने किसकी डिस्कवरी की, किसकी डिस्कवरी नहीं की, क्या उन्होंने बताया? रदरफोर्ड ने नाभिक की डिस्कवरी की, मतलब न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। और उन्होंने कैसे डिस्कवरी की, क्या क्या यूज किया, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। रदरफोर्ड ने एक गोल्ड की फॉइल ली, मतलब क्या है, सोने की एक पतली सी चादर ली, सोने की एक पतली सी चादर ली, और इन्होंने इस चादर में अल्फा प्रकीर्णन, अल्फा प्रकीर्णन, अल्फा प्रकीर्णन मतलब क्या है, अल्फा स्कैटरिंग, जिसमें गामा रे का यूज किया, इन्होंने गामा किरण का यूज किया। और कैसे किया, इन्होंने क्या क्या बताया है, मतलब एक गोल्ड की फॉइल ली, एक सोने की एक पतली सी चादर ली, और उन्होंने गामा रे इसमें से मतलब गामा रे इन्होंने यहां से छोड़ा, और जैसे गामा रे छोड़ा इन्होंने, तो कुछ इनको दिखाई दिया, कुछ इनको समझ में आया कि कुछ जो गामा रे हैं, गामा जो रे हैं वो परमाणु के आर पार हो जा रही थी, परमाणु की बिल्कुल आर पार हो जा रही थी। इन्होंने सबसे पहली चीज क्या समझा कि जो परमाणु है, ये गोल्ड फॉइल हमारी परमाणु तो है, परमाणु का अधिकांश भाग मतलब 80 से 90% जो भाग है वो खोखला है। तो रदरफोर्ड ने सबसे पहली चीज क्या देखी कि जो नाभिक है, मतलब जो हमारा परमाणु है, परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खोखला है। क्या है? खोखला है। ठीक है। अब इतना देखने के बाद फिर उन्होंने जो गामा रे थी, गामा रे को और यहां से डाला, तो यहां से देखा गया कि जो गामा रे हैं, मतलब गामा रे कुछ बेंट हो गई, मतलब कुछ मुड़ गई, गामा रे क्या हो गई, कुछ मुड़ गई, कुछ ऐसे डायरेक्शन में। और कुछ ऐसे मुड़ने के बाद उनके तुरंत दिमाग में एक सवाल आया कि ये जो मुड़ी है, मतलब जो अल्फा प्रकीर्णन स्कैटरिंग है, ये पॉजिटिव होती है। क्या होती है? इनका जो चार्ज होता है पॉजिटिव होता है। तो इन्होंने ये चीज देखा कि जो पॉजिटिव है
अगर पॉजिटिव को कोई बेंट कर रहा है मतलब मोड़ रहा है, मतलब अंदर भी कुछ ना कुछ है। और उन्होंने वहीं से समझ में दिमाग लगाया कि अंदर कोई ना कोई चीज है और उसमें भी पॉजिटिव चार्ज है। उसे पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि अल्फा प्रकीर्णन में क्या है, धन आवेश चार्ज है, और धन आवेश को कोई बेंट कर रहा है, मोड़ रहा है, मतलब वो खुद ही एक धन आवेश होगा। मतलब ये तभी तो एक दूसरे को डिसट्रैक्ट करेंगे ना, प्रतिकर्षण करेंगे, आकर्षण नहीं करेंगे। तो यहां से इनको ये चीज पता चला अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, मतलब क्या है, प्लस का चार्ज है, धन आवेश है। क्या है? धन आवेश है, धन आवेश है। फिर उसके बाद क्या इन्होंने किया कि गामा रे को और मतलब इन्होंने डाला, गामा रे और डालते डालते इन्होंने सबसे बीचों बीच गामा रे जैसे डाला और इनको समझ में आया कि गामा रे जो सबसे बीचों बीच डाली गई है वो वापस आ गई। तो इनको यहां से ये समझ में आ गया कि जो गामा रे है वो किसी ना किसी चीज से टकरा करके वापस आ गई, और जो गामा रे है ये इसमें भेदने की क्षमता बहुत होती है, इसीलिए इन्होंने गामा रे का यूज किया था। तो अब गामा रे को कोई मतलब मोड़ दे और वापस भेज दे, मतलब अंदर कोई जो भाग है वो बहुत ठोस है, और तभी इन्होंने इसका नाम दिया नाभिक। क्या नाम दिया? नाभिक, मतलब न्यूक्लियस। इन्होंने इसका नाम क्या दिया? न्यूक्लियस। तो इतनी चीज समझ में आ गई है ना कि रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन जो कि पॉजिटिव चार्ज रखता है ये, इसमें गामा रे का यूज किया, इसमें गामा रे इसे प्रवाहित किया, और जैसे प्रवाहित किया तो इन्होंने देखा 80 से 90% भाग खोखला है। तो तभी इन्होंने बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। फिर इन्होंने क्या किया कि गामा रे को और छोड़ा और देखा कि कुछ रे जो है मुड़ जाती हैं। अब जब मुड़ जाती तो उन्होंने यही देखा कि अल्फा रे पॉजिटिव हैं और तो मुड़ गई, इसका मतलब अंदर भी कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां से इनको पता चला कि धन आवेश है अंदर। हाँ, इनको अभी ये नहीं पता है कि प्रोटॉन के ऊपर धन आवेश है, नहीं, अभी सिर्फ इनको ये पता है कि हाँ इसमें कोई ना कोई है जो पॉजिटिव चार्ज रखता है। फिर उन्होंने क्या किया कि गामा रे को बिल्कुल बीचों बीच डाला, तो देखा कि वो गामा रे तुरंत वापस में टकरा करके आ गई। तो यहां से ये समझ में आया कि अंदर जो एक भाग है जो ठोस है, जिसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है, तो ये इन्होंने बताया और इसका नाम इन्होंने क्या रख दिया? नाभिक। तो ये क्या है? नाभिक है, मतलब न्यूक्लियस। तो ये हमारे रदरफोर्ड थे और इन्होंने इतनी डिस्कवरी करने के बाद छोड़ दिया। फिर हमारे सेकंड साइंटिस्ट, मतलब जो दूसरे नंबर साइंटिस्ट हैं, उनका नाम आता है गोल्डस्टीन। अब गोल्डस्टीन ने क्या किया? गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की। किसका यूज किया? गोल्डस्टीन ने एनोड रे का यूज किया। एनोड रे, आप इसे ये भी कह सकते हो कैनाल रे का यूज किया, और यहां से इन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी की। लेकिन हां, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की, लेकिन आपने क्या पढ़ा है? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन तो गोल्डस्टीन है, लेकिन प्रोटॉन का नाम देने वाले रदरफोर्ड है। बच्चे बहुत इसमें कंफ्यूज रहते हैं, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन रदरफोर्ड कह देते हैं, नहीं, डिस्कवरी प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने की है, लेकिन नाम देने वाले रदरफोर्ड है। कौन? मतलब इनका जो नाम मतलब नामांकन जिन्होंने किया था, नामांकन किया था, वो कौन थे? रदरफोर्ड थे। तो ये चीज समझ में आया होगा कि रदरफोर्ड और जो गोल्डस्टीन इन्होंने क्या क्या किया था, ये चीज समझ में आया है। फिर जब प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, मतलब इन्होंने गोल्डस्टीन ने बताया कि जो नाभिक है, नाभिक के बीच, मतलब जो परमाणु को जो बीच में नाभिक है उसके अंदर प्रोटॉन है। फिर उसके बाद हमारे तीसरे साइंटिस्ट आए और उनका नाम है जेम्स चैडविक। क्या है? जेम्स चैडविक। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की, और उन्होंने बताया कि जो हमारा परमाणु है, परमाणु के जो बीचों बीच मतलब नाभिक है, नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन है उसी के पास न्यूट्रॉन भी होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रॉन, जिनमें कोई चार्ज नहीं होता है, ये उदासीन होते हैं, जिनमें कोई चार्ज
नहीं होता। और प्रोटॉन में क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, ये चीज याद रखना। क्या? प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। और चार्ज को बताने वाले गोल्डस्टीन थे, लेकिन नाम देने वाले रदरफोर्ड थे। समझ में आ गया है? और जेम्स चैडविक ने बताया था कि नाभिक में न्यूट्रॉन है लेकिन इनमें कोई चार्ज नहीं है। फिर हमारे नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम आता है जे जे थॉमसन। जे थॉमसन। अब जे थॉमसन ने क्या किया? जे थॉमसन ने कैथोड रे का यूज किया, जो कि निगेटिव चार्ज रखती है। क्या मतलब? ऋण आवेश चार्ज रखती है, ऋण आवेश होती है। तो यहां से इन्होंने कैथोड रे का यूज करने के बाद इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की और बताया कि इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होते हैं और वो परमाणु में जो नाभिक होते हैं उनके चारों तरफ क्या होते हैं? ऐसे घूमते रहते हैं। तो ये हमने जो बात की थी वो हमारे 4 मेन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने परमाणु के अंदर और जाकर के डिस्कवरी की, जो आज हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो ये चीज समझ में आया होगा कि रदरफोर्ड ने किसकी डिस्कवरी की है? गोल्डस्टीन ने और जेम्स चैडविक और जे थॉमसन ने। लेकिन अब इनकी बात आती है कि इन्होंने कब डिस्कवरी की, मतलब किस ईयर में की थी, किस सन में की थी। तो रदरफोर्ड ने जो नाभिक की खोज की थी वो 1911 ईस्वी में की थी। किसमें की थी? 1911 में। तो रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन मतलब गामा रे का यूज करके 1911 में बताया था कि जो हमारा परमाणु है अधिकांश भाग खोखला है और इसके बीचों बीच कोई ना कोई धन आवेश है, वो ठोस है, और इसका नाम इन्होंने क्या दिया? नाभिक दिया। अब हमारे जो दूसरे साइंटिस्ट हैं वो है गोल्डस्टीन। उन्होंने 1886 में 1886 में एनोड रे मतलब कैनाल रे का यूज करके प्रोटॉन की डिस्कवरी की। लेकिन प्रोटॉन का नाम बताने वाले कौन थे? रदरफोर्ड थे। समझ में आया कि नहीं आया? और रदरफोर्ड ने जब इनका नाम बताया तो वो 1920 में बताया था। किसने बताया था? 1920 में बताया था। तो ये हमने इनका रदरफोर्ड की बारे में बात की और गोल्डस्टीन की बात की है, और जो रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। अब चलिए बात करते हैं जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी की थी वो 1932 ईस्वी में। किसमें? 1932 ईस्वी में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की और इन्होंने बताया कि नाभिक में न्यूट्रॉन भी है लेकिन इसमें कोई चार्ज नहीं है, उदासीन है। क्या है? ये एक उदासीन है। समझ में आ गया है? चलिए अब जे थॉमसन की बारी आती है। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। किसकी डिस्कवरी की है? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की है। और इन्होंने बताया 1896 किसमें? 1896 में इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के जो खोखला भाग है उसमें चक्कर लगाते हैं, मतलब मूव करते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन है। तो ये हम लोगों ने कुछ मेन टॉपिक बात की परमाणु के अंदर, एटम के अंदर। तो समझ में आया है ये चीज? तो चलिए सबसे पहली चीज की इसे आप नोट करें, फिर आगे हम लोग देखते हैं। आगे मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है, द्रव्यमान कितना होता है, जो एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो पहले इसे नोट कर लें फिर आगे बढ़ते। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट नोट हो गया है? इरेज करें, इरेज किया जाए। चलिए तो ये हमने बात की थी अभी जो एटम के अंदर जो हमारे 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिनकी डिस्कवरी हमारे अलग अलग साइंटिस्टों ने की थी। अब हम लोग बात करेंगे जो हमारे 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इनका कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है, ठीक है, इनका भार कितना है, मतलब द्रव्यमान कितना है। तो यहां पर मैं टेबल बना रहा हूं। तो गाइस चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं कि जो हमारे मूल कण हैं, मूल कण मतलब क्या है, जो हमारे मतलब जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं इनके बारे में और समझेंगे। तो जो मूल कण है वो हमारा कौन सा है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इनके अगर प्रतीक की बात करें तो इलेक्ट्रॉन को ई से रिप्रेजेंट करते हैं और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है? माइनस चार्ज होता है। प्रोटॉन को पी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से करते हैं, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, उदासीन होता है, मतलब न्यूट्रल होता है। अब खोजकर्ता, जस्ट अभी मैंने बात की थी क्या, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जे
क्या नाम बताया था? जे थॉमसन ने, जे थॉमसन ने की थी। और प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने की थी। किसने? गोल्डस्टीन ने की थी। लेकिन इनका नाम बताने वाले कौन थे? रदरफोर्ड थे। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कौन करने आए थे? जेम्स चैडविक। तो ये हमारे कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवरी की थी। और अब हम लोग बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का आवेश, इसको कूलाम में नापा जाता है आवेश को। तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है, एग्जाम में पूछा गया। तो याद कर लो, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 कूलम। क्या? 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और यहीं पर अगर प्रोटॉन की बात करें तो इनका भी आवेश सेम होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और न्यूट्रॉन की बात करें तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, मतलब ये न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। और इनका आवेश जो है बराबर है, ऐसा क्यों है अभी इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये समझ में आया है। अब हम लोग बात करेंगे इनके द्रव्यमान की। किसकी? द्रव्यमान की। तो चलिए हम लोग द्रव्यमान की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो भार है, द्रव्यमान है 9.1 गुणे 10 की घात माइनस का 31 किलोग्राम है। क्या है? 31 किलोग्राम है। अब चलिए हम लोग बात कर रहे हैं कि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.672 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम है। ठीक है। और अगर न्यूट्रॉन की बात किया जाए तो न्यूट्रॉन का है आवेश, मतलब जो आवेश नहीं, द्रव्यमान मतलब इसका भार 1.664 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। बहुत कम होता है। देखिए माइनस का 31 है, पॉजिटिव में भी नहीं है, माइनस में है। तो ये बहुत कम भार होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। लेकिन अगर यहां पर सबसे ज्यादा की बात की जाए या सबसे कम की बात की जाए तो सबसे जो कम भार होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है। द्रव्यमान सबसे कम किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है। न्यूट्रॉन का सबसे ज्यादा होता है 1.664 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। तो गाइस ये कुछ टेबल थी जो आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन इन्होंने दी। अब हम लोग बात करेंगे कुछ एटम के अंदर और न्यूट्रॉन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो पहले गाइस इससे पहले वीडियो को पॉज करिए, उसे नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट गाइस नोट हो गया है, इरेज करें। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा परमाणु है, मतलब जो एटम है, इनके परमाणु भार और परमाणु क्रमांक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग देख रहे हैं कि परमाणु, तो परमाणु को अभी हमने क्या बताया? परमाणु के बिल्कुल बीचों बीच क्या है? नाभिक है, मतलब न्यूक्लियस है। इससे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। और इस नाभिक के चारों तरफ, इनके नाभिक के चारों तरफ कक्षाएं हैं। इसे इंग्लिश में सेल या ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल या ऑर्बिट। और इसमें इलेक्ट्रॉन मूव, मतलब चक्कर लगाते हैं, मूव करते हैं। तो ये कुछ हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया है। अब इनके बारे में हम लोग जरा थोड़ा सा डीपली समझते हैं और कुछ इंफॉर्मेशन और समझते हैं क्या है। अब जो टॉपिक है वो है परमाणु भार। परमाणु भार, अगर हमने कहा जो परमाणु है, मतलब जो एटम है, इसके भार की अगर बात किया जाए तो इसका भार किस पर डिपेंड होगा? अच्छा, ये पूरा परमाणु है। इस पूरे परमाणु में जो चारों तरफ हैं, मतलब ये नाभिक को छोड़ के जो चारों तरफ हैं वो इलेक्ट्रॉन है, वो मूव करते रहते हैं। तो जो हमारा परमाणु का भार है वो नाभिक के भार के बराबर होता है। ऐसा पूछोगे सर क्यों? क्योंकि नाभिक, और अगर इनके इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, रुकते नहीं हैं। तो इनका भार इस पर डिपेंड नहीं करता है। इनका भार किस पर डिपेंड करता है? नाभिक के भार से। किसके? नाभिक के भार से। नाभिक का भार, नाभिक का भार। अगर कोई पूछे परमाणु का भार क्या है तो आप बोलोगे नाभिक का भार। और परमाणु के भार को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और नाभिक का भार क्या है? मतलब नाभिक के अंदर क्या क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यहां से एक आपका फॉर्मूला बन गया कि जो परमाणु भार है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर है। मतलब अगर किसी ने कह दिया जैसे सोडियम है, सोडियम का जो भार है वो 23 होता है, वो ऊपर की ओर लिखा जाता है। आपको पता होगा कि सोडियम में कोई भी परमाणु है, इसका भार ऊपर और इसका परमाणु क्रमांक नीचे। अब
कुछ लोग यहाँ पर भी 23 से लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं है, बस ऊपर भार होता है नीचे क्रमांक होता है, जिससे याद रखना। मतलब क्या है, सोडियम का अगर परमाणु भार की बात करें तो 23 होता है, लेकिन अगर जैसे मैंने परमाणु भार बोला तो आपके दिमाग में एक चीज जरूर आना चाहिए कि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिक्स होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिले हुए होंगे, इसमें कुछ प्रोटॉन होगा और कुछ न्यूट्रॉन होगा। अब बात यह आती है सर प्रोटॉन कितना होगा उस परमाणु का, उसमें प्रोटॉन कितना होगा ये हम कैसे जानेंगे? तो उसके लिए हम लोग दूसरा टॉपिक समझते हैं, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, क्रमांक जिसे हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं, इसे कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब प्रदर्शित करते हैं। अब बारी ये आती है कि आप लोगों ने जो पढ़ा है वो पढ़ा है कि परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनिक संख्या आपस में बराबर होती है, प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। मतलब क्या है, अगर मैंने सोडियम लिया था, सोडियम अगर मैं कह दूं कि इसके इलेक्ट्रॉन, वैसे तो पता है ना इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11, मतलब जितने सोडियम में इलेक्ट्रॉन होते हैं 11 उतने ही प्रोटॉन होंगे 11, ये चीज याद रखना। लेकिन एक चीज याद ये भी रखना कि जो परमाणुओं की संख्या होती है वो प्रोटॉनों के बराबर होती है, इलेक्ट्रॉनों के बराबर नहीं होती। लेकिन आपने तो कह दो सर ये लिखा है Z बराबर P बराबर E, लेकिन मैंने Z बराबर E तो नहीं लिखा है ना, तो सर ऐसा क्यों? जब प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर है और जब प्रोटॉन परमाणु क्रमांक के बराबर है तो परमाणु क्रमांक भी तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होगी। देखिए आप ऐसा कह सकते हो लेकिन होता नहीं है। ऐसा क्यों होता है चलिए बताते हैं। परमाणु क्रमांक की अगर बात किया जाए तो जो हमारा आवर्त सारणी मतलब पीरियोडिक टेबल है, इसमें क्या है कि तत्वों को एक सही क्रम में रखा गया है। तो जो हमारे मतलब जो साइंटिस्ट थे, मतलब हेनरी जो मोसले थे, मोसले ने बताया था कि जो परमाणु क्रमांक है अगर उसको हमने इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर कर दिया, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लोग सवाल उठा रहे थे कि प्रोटॉनों की संख्या के बराबर क्यों किया, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर क्यों नहीं किया, तो उन्होंने एक सिंपल सा जवाब दिया, क्या कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आवारा होते हैं। आवारा का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन कभी बाहर चले जाते हैं, किसी को मतलब कोई भी परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे भी सकता है और कहीं से इलेक्ट्रॉन ला भी सकता है। अगर परमाणु इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा तो इसके क्या परमाणु क्रमांक में चेंज नहीं होगा। या फिर आप समझ सकते हो कि सोडियम है, सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, अष्टक कंप्लीट करने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। अभी इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक दे दिया तो अब 10 बचा ना। अगर ये इसके बराबर करेगा तो परमाणु क्रमांक भी तो सोडियम का 10 हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये इसकी कुछ बातें थी जो हम लोग को समझना है। तो यहां से क्या समझ में आया है, समझ में आया है कि जो परमाणु क्रमांक है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है और प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। आप समझ में आ गया है, कोई दिक्कत है नहीं है। तो चलिए अब हम इनके कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक ऐसा लिखा हुआ 11 और 23, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ये होता है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक जिसे Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है परमाणु भार जिसे आप A से रिप्रेजेंट करते हो। और ये क्या होता है, प्रतीक होता है, वही जो हमारा परमाणु है, परमाणु का प्रतीक है। अब यहां से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें परमाणुओं की संख्या बताइए, परमाणुओं की संख्या बताइए, दूसरी चीज अगर पूछ लिया जाए इससे प्रोटॉनों की संख्या बताइए, तीसरी चीज इसमें क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए, ये आपसे पूछ सकते हैं। तो यहां पे आपको समझ में आ रहा है कि सोडियम है, इसका जो परमाणु क्रमांक 11 है, परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती, जस्ट सही मैंने बताया है। प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती, ये मैंने बताया। लेकिन न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, ये न्यूट्रॉन निकालने के लिए एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि A बराबर मतलब परमाणु भार बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो परमाणु भार यहाँ पर कितना है, परमाणु भार भी अगर यहाँ पे देखा जाए तो परमाणु भार तो 23 है ना, तो परमाणु भार यहाँ पर 23 है और जैसे प्रोटॉन 11 है तो न्यूट्रॉन कितने निकलेंगे, 11 उधर भेज दो तो n बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 12। तो यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या 12 है, वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मतलब क्या है, अगर सोडियम का परमाणु भार 23 है और मैंने बताया था परमाणु भार जो होता है वो प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है और यहां से 11 प्रोटॉन है तो 12 ही तो न्यूट्रॉन है। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये समझ में आया है।
और भी हम लोग चलिए क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे हम लोगों ने मान लिया कि कैल्शियम, दूसरा क्वेश्चन है कैल्शियम, कह रहे हैं कि इसका परमाणु क्रमांक 20 है और परमाणु भार कितना है 40 है। चलो अब आप लोग ट्राई करो, इसमें बोल रहे हैं कि परमाणु क्रमांक कितना है, जेड क्या है, परमाणु भार कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है, न्यूट्रॉन कितना है। चलिए जल्दी कंप्लीट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, जल्दी कंप्लीट कीजिए, पहले वीडियो को पॉज करें फिर कंप्लीट करें। हो गया, हो गया, चलिए मैथ्स करिए। चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं कि कैल्शियम, तो यहाँ पे परमाणु क्रमांक तो पता है, जितने इसके इलेक्ट्रॉन मतलब ये जो दिए गए हैं तो 20 हो गया, परमाणु भार ऊपर दिया जाता है 40 हो गया। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब प्रोटॉनिक संख्या, जितना परमाणु भार मतलब परमाणु क्रमांक उतनी ही प्रोटॉनों की संख्या। अगर इलेक्ट्रॉनों की बात की तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। और यहाँ पर अगर न्यूट्रॉनों की संख्या की बात की गई तो यहाँ कैल्शियम का परमाणु भार कितना है 40 है, इसे प्रोटॉन कितने 20 है, तो न्यूट्रॉन भी तो 20 होंगे क्योंकि 20 ही तो 40 होगा। ये तो मैंने बताया 20 40 तभी तो परमाणु भार आएगा। क्या क्वेश्चन समझ में आया है? चलिए एक और क्वेश्चन करिए। मैग्नीशियम 12 परमाणु भार 24, तो इसमें अगर कहा जाए कि इसमें परमाणु क्रमांक बताइए, प्रोटॉनों की संख्या बताइए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, परमाणु भार बताइए, न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। चलिए करिए, इसे नोट करिए, पहले नोट करिए। हो गया कंप्लीट? हो गया कंप्लीट? हो गया है। चलिए देखिए अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना है 12 है, यहाँ पे समझ में आ रहा है। प्रोटॉनों की संख्या कितना, जितना परमाणु क्रमांक उतना ही प्रोटॉनों की संख्या, जितने प्रोटॉनों की संख्या उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या। परमाणु भार कितना है 24 है, परमाणु भार कितना है 24 है। और न्यूट्रॉन कितने होंगे, परमाणु भार हमारे 24 है, तो इसमें परमाणु भार मतलब क्या है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, और प्रोटॉन 12 है तो न्यूट्रॉन भी तो 12 हुए। तो गाइज हम लोगों ने आज ये कुछ टॉपिक्स और बहुत इंपॉर्टेंट भी टॉपिक्स थे जो हमारे परमाणु मीन्स परमाणु के अंदर के बारे में जो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हम लोगों ने। तो गाइज अब हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, नोट्स बनाते रहें और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।